शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ अतीत में दबे पांव, जिसे लिखा है ओम थानवी ने। आज हम इसके आगे के अनुच्छेद पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जिस चबूतरे में स्तूप बना हुआ है वह मोहनजोदड़ो के एकदम खास हिस्से में बना हुआ है और उसके सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं, और वह जो हिस्सा है उस हिस्से को जो पुरातात्विक विद्वान हैं अर्थात पुरातत्व को जानते हैं वो इसका गढ़ मानते हैं अर्थात केंद्र मानते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे। आश्चर्य की बात है कि चार दीवानी में अर्थात कमरे के अंदर ही जितने भी ऐतिहासिक शहर हैं उनके सत्ता के केंद्र, जहाँ से सत्ता किया जाता है अर्थात जहाँ से राज्य किया जाता है, उनके केंद्र अवस्थित होते थे। चाहे वो राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, अर्थात चाहे राज्य पर नियंत्रण रखा जा रहा हो या फिर धर्म पर। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। कहने का अभिप्राय, चार दीवारी में मुख्य शहर होते थे और बाकी केंद्र से बाहर होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? लेखक प्रश्न करते हैं कि दुनिया भर में आजकल ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या इसको मोहनजोदड़ो ने ही सिखाया होगा? ऐसी उनकी प्रश्न है। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। जितने भी मुख्य हैं तथा दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारत हैं, उन इमारतों के जो खंडहर हैं वह चबूतरे के पीछे हैं यानी पश्चिम दिशा में। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। इनमें जो पश्चिम दिशा में बनी हुई है, एक तो प्रशासनिक इमारतें हैं, साथ ही साथ सभा भवन भी हैं और ज्ञानशाला अर्थात विद्यालय हैं और कोठार तथा भंडार गृह भी हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। कहने का मतलब, वह जो अनुष्ठानिक महाकुंड बोलने पर जो पर्व में महाकुंड बनाए जाते हैं, विशाल कुंड बनाए जाते हैं, वो विशाल कुंड जो कि अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय मतलब अनोखी वास्तु कौशल अर्थात वास्तुकला को स्थापित करता है, जो कि एक अकेला मात्र पर्याप्त है, वह भी वहाँ पर बना हुआ है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। मतलब वह जो कुंड है वही मात्र अपने मूल स्वरूप में है, शेष टूट फूट गए हैं। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। मतलब बाकी जो इमारतें हैं वह इतनी रूप से उजड़ गई हैं कि उसको कल्पना से या फिर जो वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त हुए हैं उनको जोड़ करके अंदाजा मात्र लगा सकते हैं। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। अगर नगर नियोजन की बात करें, शहर बसाने की विधि की बात करें, तो जो मोहनजोदड़ो हैं अनूठी मिसाल हैं अर्थात अनुपम उदाहरण हैं। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। लेखक बता रहे हैं कि बड़े चबूतरा जो बना हुआ है उसके नीचे तरफ आप देखेंगे तो आप सहज ही भांप सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं। इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी हैं। लेखक बताते हैं कि भले ही वह खंडहर हो चुकी हैं लेकिन सड़क तो अभी की अभी हैं।
और उनके जो गलियों का विस्तार है वह तो स्पष्ट रूप से बता रही है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं। यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं वह सभी सीधी हैं। कमोबेश हो सकती हैं मतलब बहुत कम हो सकती हैं, या फिर आड़ी या तिरछी बनाई गई है। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं, अर्थात जो वास्तुकार हैं इसको ग्रिड प्लान, एक प्रकार से जालूनुमा योजना कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। कहने का अभिप्राय आधुनिक युग में जो सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर इस प्रणाली जो आड़ा सीधा है इस विधि से शहर बसता हुआ मिल जाता है। लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है, किंतु रहन सहन की जो प्रक्रिया है इस प्रकार के शहर में नीरस ही प्रतीत होता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा लगती है। शहर में जो शहर बसाने की कला है उसमें भी हमको अशांति ही हाथ लगती है। ब्रासिलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। यहाँ पर जो ब्रासिलिया है, चंडीगढ़ है एवं इस्लामाबाद हैं वो इसी शैली के अंतर्गत बसे हुए हैं, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, मतलब आधुनिक में नगर व्यवस्था के मानक कहे जाते हैं। लेकिन उनकी बसावट, उनके बनाने का ढंग शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, अर्थात शहर को विकसित करने के पीछे कितनी दूरवरता लेती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी एक तो साक्षर थी और सुसंस्कृत मतलब संस्कार युक्त समाज की स्थापना थी। लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? लेखक प्रश्न करते हैं, भले ही मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वह सुसंस्कृत सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी, परंतु नगर नियोजन और वास्तुकला के प्रति उनकी कितनी जानकारी थी? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। लेखक बता रहे हैं कि जहाँ पर स्तूप बना हुआ है चबूतरे के पीछे वहाँ पर गढ़ है और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती, मतलब समाज में उच्च और निम्न दोनों प्रकार के वर्ग रहते हैं, तो जो उच्च वर्ग हैं, संपन्न वर्ग हैं, उनकी बस्ती आपको देखने को मिल जाएगी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है और वहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर में सिंधु नदी को देखेंगे। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। यदि आप पूरब की ओर मुँह करते हैं और बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो पूरा आप पीछे जब घूम जाएंगे तो सारे जो खंडहर हैं वह मोहनजोदड़ो के देखने के लिए मिल जाएंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, मतलब भीड़ है, वह कामगारों की अर्थात मजदूरों की बस्ती है। कहा जा सकता है इतर वर्ग की, अर्थात एक प्रकार से भिन्न वर्ग की। संपन्न समाज में वर्ग भी होते हैं। जो संपन्न समाज होती है उसमें वर्ग बनाई जाती है, खंड किए जाते हैं। लेकिन क्या वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे 5000 साल टिक सकें, उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। वहाँ पर जो निम्न वर्ग के घर थे दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए ऐसा बताया गया है कि शायद उनके घर इतने मजबूत नहीं रहे होंगे कि 5 साल टिक सकें, अर्थात लेखक के जाने के समय वह मिलें। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, यह भी हो सकता है कि उनकी जो बस्ती होगी वह बहुत ही दूर रही होगी जिसके कारण नहीं दिखाई दे रही होगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई भी हो पाई है, मतलब ज़्यादा खुदाई भी नहीं हो पाई है, इसीलिए नज़र भी नहीं आ रही हो। अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। लेखक कहते हैं कि जहाँ पर स्तूप बना हुआ था उस स्तूप के टीले से महाकुंड जहाँ पर बना है उसके विहार की दिशा में, उसके जहाँ पर विचरण किया जाता है उस दिशा में उतरे। दाई तरफ एक लंबी गली दिखती है और दाई ओर देखने पर एक लंबी सी गलियारा दिखाई देती है। इसके आगे महाकुंड है, फिर उसके आगे महाकुंड बना दिया गया है। पता नहीं सायास है या संयोग,
लेखक कहते हैं कि पता नहीं सायास है या संयोग। सायास का मतलब होता है यत्नपूर्वक, या संयोग या फिर ऐसे ही मिल गया हो, संयोग हो। कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैव मार्ग अर्थात डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। वहाँ पर जो सामूहिक स्नान करते थे अनुष्ठान का अंग होता था, मतलब पर्व का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। वहाँ जो कुंड बनाया गया है 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट और जो गहराई है 7 फुट बनाई गई है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं, चित्र में दिखाया गया है। जब कुंड में आप प्रवेश करेंगे तो सीढ़ियाँ आपको उतरती हुई नजर आ जाएंगी। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत मतलब 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। यदि सिद्ध वास्तुकला की बात करें तो ये एक प्रकार से नमूना भी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।